लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, मुद्दों को गढ़ा जा रहा है और इसी कड़ी में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है अडानी विवाद। कांग्रेस अडानी के मसले पर सरकार को घेर रही है। देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज तो सदन में राहुल गांधी ने भी अडानी के मसले पर सरकार को जमकर कोसा है। राहुल गांधी ने अडानी के बहाने सरकार पर गिन गिन कर हमले किए। 609 नंबर पे थे 14 में, पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा ये रिश्ता, ये देख लीजिए। ये कौन सी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अडानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अडानी पर हिंडनबर्ग के पर्चे पर हंगामे का शोर मचा। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के आरोपों का दौर चला। जेपीसी की मांग को लेकर सदन में लड़ाई छिड़ी। हर ओर से गड़बड़ी की जांच की मांग उठी। उस हंगामे, उस शोर के बाद अब आरोपों का नया अध्याय शुरू हुआ है। राहुल गांधी के हमले के बाद नया सियासी शोर शुरू हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के दौरान राहुल गांधी ने जब चर्चा की शुरुआत की तो पीएम मोदी और अडानी के बीच साठगांठ वाले आरोपों की झड़ी लगा दी। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल, पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। अडानी के बहाने सरकार पर हमले किए राहुल गांधी की पहली किस्त थी। कांग्रेस नेता के पास ऐसे आरोपों की लंबी फहरिस्त थी। राहुल गांधी ने अडानी को राजनीतिक शह देने का आरोप लगाया और अडानी के उत्थान को इसी आपसी सहयोग का नतीजा बताया। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, ये जानना चाहता है। बात चाहे एयरपोर्ट के विकास की हो, डिफेंस की हो, हथियार की हो, ऑस्ट्रेलिया से कोयले वाले करार की हो या बांग्लादेश से पावर डील वाले कारोबार की हो, राहुल गांधी ने एक एक कर देश दुनिया में अडानी की डील गिनाई और इस कारोबारी डील की वजह भी बताई। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अडानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अडानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अडानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर सीधा आरोप लगाते जा रहे थे। आरोपों के साथ सदन का पारा चढ़ाते जा रहे थे। राहुल के तीखे आरोपों से बीजेपी आग बबूला हो गई। सबसे पहले संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आपत्ति जताई। फिर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल से सबूतों की मांग की। यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं ये देश ये राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसा नहीं बोल सकते और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। लेकिन सभापति ओम बिरला ने राहुल गांधी को हरी झंडी दे दी। राहुल गांधी ने फिर से अडानी पर आरोपों की नई कड़ियां शुरू की। 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई, पीएनबी 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ एसबीआई and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani.
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब राहुल गांधी के तीखे हमले के बाद हंगामा और बढ़ा हुआ है। उनको अडानी से काफी प्रेम हो गया है, हम समझते हैं इस बात को ना। उनको बोफर्स की याद आ रही थी, उनको हेलीकॉप्टर स्कैम के डील की बात याद आ रही थी। मुझे राहुल गांधी से सीधा सवाल यही करना है, भारत में मेड इन इंडिया आयुध बनने चाहिए कि नहीं सेना के, कि हर चीज बाहर से आना चाहिए। उनको बाहर पसंद है क्योंकि बाहर में डील है और उसमें कमीशन है, वो अब बंद हो रहा है। अगस्त 4, 2010 क्या हमारी सरकार थी? हमने उनको पैसा दिया, हमने उनका बिजनेस कराया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया को माइंस, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिला, इस सरकार ने दिया सर, इसने मदद किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मदद किया। और यदि हिम्मत है तो रिट्रैक्ट करें। ये हंगामा, ये शोर, ये आरोपों का दौर थमता नहीं दिख रहा। राहुल के हमले के बाद अडानी पर संग्राम और बढ़ता दिख रहा है। समझना आसान है कि 2024 के चुनाव में अडानी का मुद्दा भी कांग्रेस जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अडानी ग्रुप के शेयर्स में आए भूचाल के बाद गौतम अडानी के बेटे और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ करण अडानी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम मार्च 2024 तक करीब 5,000 करोड़ रुपए के लोन भुगतान और पूर्व भुगतान करने पर विचार कर रहे हैं। अडानी पोर्ट्स की ओर से कर्ज घटाने की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पूरा अडानी ग्रुप संकटों का सामना कर रहा है। इससे पहले दिन अडानी पोर्ट्स ने आज वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के नतीजे भी जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया है कि इस अवधि में उसका मुनाफा सालाना आधार पर 16% की गिरावट के साथ 1315.4 करोड़ रुपए रहा है। APSEZ is targeting EBITDA of rupees 14,500 to 15,000 crores and expects the net debt to EBITDA ratio declining to 2.5x by March 24. This is after factoring a capex of rupees 4,000 to 4,500 crores and loan repayment of rupees 5,000 crores, which also includes some prepayments. Let me conclude by saying that our business fundamentals remain strong and we are well positioned to continue on our growth trajectory while being able to also deleverage APSEZ's balance sheet. गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल विधानसभा के कांग्रेस विधायक विमल चुडासमा को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुना दी है। दरअसल विमल चुडासमा और उनके दूसरे 2 साथियों पर 2010 में मारपीट का आरोप लगा था और इसी मामले में विमल चुडासमा को आज कोर्ट ने दोषी बताते हुए 6 महीने की सजा का ऐलान कर दिया। विमल चुडासमा के साथ साथ उनके 2 और साथियों को भी सजा सुनाई गई है। वहीं विमल चुडासमा का कहना यह है कि इस मामले में उन्हें राजनीतिक तौर पर फंसा दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव डाला गया था और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर केस दर्ज करा दिया गया। उधर कांग्रेस गुजरात में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर है। अडानी ग्रुप के मसले पर भी बीजेपी उसके निशाने पर आ चुकी है। अहमदाबाद में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो रैली में भी यही दोनों मुद्दे छाए रहे। गुजरात में पेपर लीक कांड के बाद चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी कटघरे में है तो कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को फेल साबित करने में जुटी है। गुजरात पंचायत जूनियर क्लर्क परीक्षा के पेपर लीक को हथियार बनाकर विपक्ष लगातार भूपेंद्र पटेल सरकार की नाक में दम किए हुए है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम से कोचरब आश्रम तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि गुजरात में 156 सीट मिलने के बावजूद सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। गुजरात में हुए पेपर लीक मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस ने यात्रा निकाली है। हाथ से हाथ जोड़ो ये यात्रा आप देख सकते हैं। अहमदाबाद के गांधी आश्रम से ये यात्रा निकाली गई है। इस वक्त हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर मौजूद है। जगदीश भाई, ये बताइए कि आप लोगों को ये यात्रा निकालने की जरूरत क्यों लगी? 6 लाख पद गुजरात सरकार में नौकरी के खाली है। 27 साल के भाजपा के शासन में 40 बार पेपर फूटे हैं। जो नौजवान लायकात या क्राइटेरिया में आता है उससे नौकरी नहीं मिलती और पेपर फूटते नहीं है। भाजपा खुद पेपर फोड़ती है
उसकी विचारधारा वाले लोग सरकारी सिस्टम में आए, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लगाई हुई है। भाजपा के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और भाजपा या आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को नौकरी ले रहे हैं। इसके खिलाफ 25 लाख नौजवानों को बल मिले, इसीलिए ये यात्रा। विपक्ष के मुताबिक गुजरात में अब तक 20 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की मांग है कि सरकार पेपर लीक मुद्दे पर कानून लाए और बेरोजगारों को सरकारी खाली पदों पर तत्काल नियुक्ति दे। और दिलों को जोड़ने के लिए प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में हुए, उसी से इंस्पायर होकर, उसी से प्रेरित होकर गुजरात के एक एक जिले के एक एक तहसील के एक एक बूथ तक दिलों को जोड़ने के लिए, हाथ से हाथ जोड़ने के लिए आज हम लोगों ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम से यात्रा का प्रारंभ किया है। गुजरात में एक तरफ अडानी का स्कैम एक्सपोज हुआ है और दूसरी तरफ एक नहीं 14 एग्जाम्स के पेपर पिछले कुछ सालों में लीक हुए हैं। तो ये बहुत ही संगीन और गंभीर मामले हैं। न इस मामले में जांच हो रही, न उस मामले में जांच हो रही। तो दोनों मामले में आखिर जांच क्यों नहीं हो रही? जिन लोगों ने एग्जाम्स के पेपर लीक किए, उनके तार कहीं ना कहीं कमलम और भाजपा से जुड़े हैं, उनको भी सरकार प्रोटेक्ट कर रही है और अडानी को भी प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस बात को लेकर भी हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा के दौरान जन जन तक पहुंचेंगे, एक एक बूथ तक जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता जागेगी, जनता सक्रिय बनेगी और कांग्रेस को इस यात्रा का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए गुजरात में बाउंस बैक करेगी। वहीं पेपर लीक कांड के बाद बैकफुट पर चल रही बीजेपी की सरकार अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर भी विपक्ष के निशाने पर है। आरोप है कि अडानी ग्रुप को शेयर बाजार में हुए जबरदस्त नुकसान से LIC और स्टेट बैंक जैसी सरकारी संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ है और आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि वडोदरा में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। LIC के अंदर 29 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने पॉलिसी ली होगी, तो आज इतना मिडिल क्लास का पैसा उसका नुकसान हो रहा है, उसका हमको टेंशन है, चिंता है। उसके लिए आज हमने धरना पे यहाँ पे बैठने का कार्यक्रम किया था। लेकिन हमेशा की तरह आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन वो जनता को जवाब देना नहीं चाहती। आज इतने सब मिनिस्टर, कोई MLA, कोई MP, कोई बोलने को तैयार नहीं। इतना बड़ा स्कैम हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, इसका बहुत बड़ा आप देखिए कि भारत की इमेज बिगड़ रही है। लेकिन अडानी जो इतने शॉर्ट टाइम में इतने बड़े अब्बजोपति बन गए, करोड़पति बन गए, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। उसके खिलाफ हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन और विरोध है। गुजरात विधानसभा में हार के बाद पिछड़ चुकी कांग्रेस को अडानी और पेपर लीक की आड़ में कमबैक का मौका मिल गया है। दोनों ही मुद्दों को पार्टी अच्छे से भुना भी रही है, लेकिन सवाल यही है कि राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनका भविष्य पेपर लीक की भेंट चढ़ गया और जिनकी मेहनत की कमाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से हवा हो गई। अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में एक बार फिर सुनवाई की बात कही है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का दुख झेल रही बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि नई पीठ के गठन के बाद 11 दोषियों की सजा में छूट के खिलाफ सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 दोषी 15 अगस्त को गोधरा उप जेल से रिहा कर दिए गए थे। तब गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत उन्हें रिहा करने की अनुमति दी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने 2010 में RTI कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के आरोपी शिवा सोलंकी की आजीवन कारावास की सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है और शर्तों के साथ जमानत भी दे दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने शिवा सोलंकी की अपील की सुनवाई लंबित रहने तक जमानत दी है। आपको बता दें कि अमित जेठवा ने RTI के जरिए बीजेपी के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी की अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी। अमित जेठवा की हत्या के आरोपी शिवा सोलंकी दीनू सोलंकी के भतीजे हैं। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने 100 दिन में सूदखोरों पर लगाम लगाने का वादा किया था और अब वो इस मुहिम में गंभीरता से जुटे हुए भी हैं। सरकार के आदेश पर गुजरात पुलिस न सिर्फ सूदखोरों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, बल्कि जरूरतमंदों को बैंक लोन भी दिलाने में मददगार बन रही है। आम लोगों को सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए गुजरात सरकार और सूरत पुलिस की मुहिम लगातार आगे बढ़ रही है। अब पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था का जिम्मा ही नहीं संभाल रही, बल्कि जरूरतमंदों की आर्थिक मदद के लिए भी काम कर रही है। तस्वीरें सूरत स्टेडियम की हैं, जहां गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में सूरत पुलिस ने बैंक लोन के 300 से अधिक चेक बांटे।
इस मौके पर बड़ी संख्या में हजारों लोग भी आए। पुलिस की कोशिश है कि सूदखोरों के पास जाने के बजाय लोग बैंकों से लोन लें, ताकि उनको ना ही ऊंचे ब्याज के चक्कर में फंसना पड़े और ना ही जिंदगी को दांव पर लगाने की नौबत आए। जो ब्याजखोर लोग हैं उनको जब हमने बंद कराया तो फिर परेशानी हुई कि आम आदमी को लोन कहां से मिले। हमें लोगों से ही यही जानने को मिला कि ये एक सामान्य छाप थी कि बैंक से ब्याज लेने के लिए बड़े दस्तावेज चाहिए, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, इसलिए नहीं मिलता है। हमने बैंक से संपर्क किया, उनके ऑफिसर से बात की, ट्रस्टीज से बात की, डायरेक्टर से बात की और इस प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की। इसी मुहिम के तहत सूरत पुलिस की मदद से 2000 से अधिक लोगों ने लोन के लिए फॉर्म भरे थे, जिनमें से 300 से ज्यादा लोगों को बैंकों से लोन मंजूर हो गए। सूदखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को भी कई नए अनुभव हुए। ये सच्चाई भी सामने आई कि बैंकों से लोन लेना वाकई बहुत मुश्किल होता है और जब तक आम लोगों की मदद न की जाए उनके लिए पैसे पाना असंभव ही होता है। बैंक्स में 2000 से ज़्यादा लोगों के फॉर्म आज सबमिट हो चुके हैं, जिनमें से आज 300 से ज़्यादा लोगों को लोन दिलवाया गया। मुझे आनंद है कि सही ब्याज की दर पे लोगों को लोन मिलने की एक शुरुआत हुई है और राज्य सरकार का यही एटीट्यूड है, अभिगम है कि किसी भी आदमी को इस तरह से त्रस्त ना होना पड़े, परेशान ना होना पड़े। जो सरकार की नीतियां हैं उसके मुताबिक, जो बैंकों की नीतियां हैं उसके मुताबिक 1% या 1.25% की दर पे उनको ब्याज मिल सके। मेरे पापा को अटैक आया था, तभी मुझे इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी थी पैसों की, तो इमरजेंसी में मुझे लेना पड़ा, ब्याज से लेना पड़ा पैसे, तो वो ब्याज की वजह से मैं थोड़ा तकलीफ में आ गया था। तो अभी फ़िलहाल अभी गुजरात पुलिस की तरफ से मुझे जानने मिला है न्यूज़ के हिसाब से कि पुलिस अपने को लोन दिलाने में मदद करती है, पुलिस लोन दिलाने में मदद करती है बैंक तरफ से। तो मैं वराछा में रहता हूँ, तो वराछा पुलिस स्टेशन के पास गया, वराछा पुलिस स्टेशन में गया, तो वहाँ के कर्मचारियों ने मुझे अच्छी तरह से समझाया और मेरे डॉक्यूमेंट लेके मुझे बैंक में भेजा, सर्वोदय बैंक में। वहाँ से वो लोग ने मेरी लोन पास करवाई और वो पास होने के बाद अभी मुझे लोन मिल गई है। आपको बता दें, गुजरात सरकार के आदेश के बाद गुजरात पुलिस राज्य में अवैध रूप से ब्याज पर रुपए देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। पुलिस की सख्ती से ब्याज से मोटी रकम वसूलने वाले सूदखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। सूरत पुलिस भी अब तक 291 ब्याजखोरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ 226 मामले दर्ज कर चुकी है। आम लोगों को भी सूदखोरों के खिलाफ लगातार जागरूक बनाने की मुहिम भी चल रही है, लेकिन इस बार सूरत पुलिस एक कदम आगे बढ़कर असामान्य और गरीब लोगों को बैंक लोन दिलवाने में लगी हुई है। पुलिस के इस अभियान की जमकर तारीफ हो रही है। सूरत से संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको लिए चलते हैं शिरडी के साईं दरबार में। देश दुनिया में साईं को करोड़ों भक्त हैं और हर साल साईं के दरबार में मत्था टेकने के लिए शिरडी के साईं मंदिर पहुंचते भी हैं। लेकिन आज हम जिन भक्तों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो बड़े खास हैं। दरअसल जर्मनी से 40 साईं भक्तों का जत्था पहुंचा है शिरडी, जो साईं की भक्ति में रम गया है। वैसे तो साईं के दरबार में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है, लेकिन जब विदेश से साईं भक्त दर्शन को पहुंचे तो मंदिर में उनका दिल खोलकर स्वागत किया गया। शिरडी वाले साईं बाबा के दुनिया भर में करोड़ों भक्त हैं और पूरे साल उनके दर्शन के लिए यहाँ श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ये भक्त 7 समंदर पार जर्मनी से बाबा के दर्शन को पहुंचे हैं। मैं पैदाइश हैदराबादी हूँ, लेकिन 30 साल से मैं जर्मनी रहता हूँ। हम योगा पढ़ाते हैं, योगा मेडिटेशन। सो ये सब बाबा के भक्त है जो आ रहे। हमारा आश्रम में बाबा का एक छोटा टेम्पल है। जर्मनी तो 4-5 टेम्पल है, आश्रम भी है। तो हम 30 साल से आ रहे हैं। टेम्पल बोलते अपना जैसा टेम्पल नहीं रहता, वहाँ पर उनका सेंटर्स रहते हैं, योगा सेंटर। सेंटर में बाबा का बड़ा फोटो लगाता है और भजन चलता है वहाँ पर और आरती भी चलता है, लेकिन अपना जैसा टेम्पल नहीं रहता, मुश्किल रहता है ऐसा टेम्पल। साईं के भक्तों की बाबा पर अपार श्रद्धा है। हिंदुस्तान के हर शहर में साईं के भक्त भी हैं और उनके मंदिर भी, लेकिन जर्मनी में साईं की भक्ति का रंग अनूठा है। शिरडी पहुंचे साईं के इन श्रद्धालुओं को भले ही हिंदी समझ नहीं आती, लेकिन साईं के भजनों में रम जाना इनके लिए आम बात है। इन तमाम विदेशी भक्तों का कहना है कि साईं पर उनकी आस्था उन्हें सुखद अनुभूति देती है।
20 सालों से साईं भक्त हूँ और मेरे लिए अद्भुत अनुभव है। ये दुनिया में सबसे शानदार जगह है। यहाँ आना मुझे सुखद अनुभव देता है। जर्मनी में रहने वाले साईं भक्त शिरडी आकर खुश हैं, तो मंदिर प्रशासन भी इन स्पेशल भक्तों की जमकर खातिरदारी कर रहा है। जाहिर है इन श्रद्धालुओं की भक्ति ने बता दिया है कि आस्था की कोई सरहद नहीं होती और श्रद्धा का अपना संसार होता है जो देश और काल से परे होता है। नितिन मिराने, शिरडी।